ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक आचार्य गोविंद भट्ट कलम के स्वामी। कल मन की चर्चा कर रहे थे, उसके बाद एक इंद्रियों की चर्चा भी प्रारंभ हो गई थी। मन की चर्चा में अपन कल थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, अपन समझने में थोड़ा क्या कि मन का विषय क्या है, श्रुत है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन इसलिए हो गया अपन लोगों को, श्रुत ज्ञान और श्रुत ये दोनों में अंतर है, तो अपन ने उसको व्यवस्थित तरीके से नहीं समझ पाया अपन को। नीला वाला पेन भी और डस्टर भी देना। तो यहाँ पर कह रहे थे कि मन का विषय जो है वो श्रुत है, और श्रुत ज्ञान विषयक जो अर्थ है वह श्रुत है। श्रुत ज्ञानावरण का सूक्ष्म होने पर आत्मा की श्रुत ज्ञान के विषयभूत पदार्थ में मन के निमित्त से प्रवृत्ति होती है, अथवा श्रुत ज्ञान ही श्रुत है, वह अनिंद्रिय मन का विषय है, प्रयोजन है, क्योंकि वह मन पूर्वक होता है। मन पूर्वक होता है, यह पदार्थ इंद्रिय व्यापार से रहित है, ऐसा जानना चाहिए। क्या अपन देखो एक बार इसको, ज्ञान इंद्रिय विषय। कोई भी चीज़ अपन जानते हैं तो ज्ञान से जानते हैं, ज्ञान से तो जानते हैं, लेकिन इंद्रियों की सहायता से जानते हैं अपन लोग। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान में आवरण है, सावरण ज्ञान अपना है। ठीक है, इंद्रियों की सहायता के बिना अपने को ज्ञान नहीं हो पाता है। जानने वाला ज्ञान है, जानने वाला मैं हूँ। वास्तव मैं ज्ञान से जानता हूँ, मैं ज्ञान से इंद्रियों की सहायता से वस्तु को जानता हूँ। तो ज्ञान इंद्रियां और विषय रहता है। मान लो आप जानते हो क्या, मान लो आप स्पर्श से जानते हो, स्पर्श से आपने विषय जाना ठंडा पानी। ठीक है, आपने स्पर्श से ठंडा पानी जाना। ठीक, ज्ञान मान लो ये मति ज्ञान है। मति ज्ञान है, मति ज्ञान स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से अपन ये जान रहे हैं। और चलते हैं, मति ज्ञान चक्षु से, सब इंद्रियों में लगा लेना। क्या जान रहे हैं? मति ज्ञान चक्षु से पीला पेंट जाने। ठीक, अब और चलते हैं भगवान आगे। इंद्रियों से मति ज्ञान कहा है, तद इंद्रियन इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है। तो अब आओ, अब वन चलते हैं। एक और मति ज्ञान बनाया अपन ने, लेकिन इसमें बनाया मन। मति ज्ञान है, मन के द्वारा जानता है। किसको जानता है? विचार। तो यहाँ पर कहा है मन श्रुत को। मन जिसको जानता है उसको क्या कहते हैं? श्रुत कहते हैं। मन जिसको विषय करता है उसको क्या कहते हैं? श्रुत करते हैं। क्योंकि जो श्रुत है वो मन के निमित्त से कार्य करता है। तो अब ये मति ज्ञान हो, अभी मति ज्ञान की बात कर रहे थे अपन, अभी श्रुत ज्ञान की भी बात करें। शुद्ध ज्ञान मन से, अभी इंद्रियों में ही लेके चलते हैं अपन पहले। क्या, चलो ठीक, इसके साथ में जाएंगे। श्रुत है मन से, क्या जाना मन से? मन से जो जाना वो है श्रुत।
इसीलिए मति श्रुत दोनों अलग अलग होते हैं, मति श्रुत ज्ञान। अपन ज्ञान की बात नहीं की, ज्ञान तो ये है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मन के द्वारा, मन के द्वारा जिसको जाना, मन के विषयों को, अर्थ को, उसको शुद्ध कहते हैं। शुद्ध, शुद्ध मन के द्वारा जाना जाता है। शुद्ध मन, इंद्रियस्य, मन का विषय क्या है? तो मन का विषय शुद्ध है। अभी और चलते हैं शुद्ध ज्ञान। अब यहाँ इंद्रिय लिख दिया हमने, मन नहीं। शुद्ध ज्ञान है इंद्रियों से, किसको जान रहा है? हाँ? नहीं, इंद्रियों से तो बाकी जानेंगे। ठीक, इंद्रियों से यहाँ पे आएगा बाकी विषय। वही ठंडा पानी लगा दो वापस से आप, ठंडा पानी। क्या अपन कंफ्यूजन कहाँ हो रहे थे? ये श्रुत और बीच में मन। तो अपन यहाँ पर कल कंफ्यूजन हो रहा था अपन लोगों को थोड़ा सा। तो अपन मन का विषय बता रहे हैं। मन का विषय क्या है? इंद्रिय का विषय क्या है? रस का, स्पर्श का विषय क्या है? स्पर्श के 8 विषय हैं, चक्षु के 5 विषय है, ऐसे अन्य इंद्रियों के अन्य विषय है। मन का विषय क्या है? श्रुत है। शुद्ध मति ज्ञान में भी मन प्रयोग होता है, मति ज्ञान में भी शुद्ध प्रयोग होता है। मति ज्ञान में इंद्रियां भी प्रयोग होती है, मन भी प्रयोग होता है। और शुद्ध ज्ञान में मन प्रयोग होता है। शुद्ध ज्ञान में भी इंद्रियां प्रयोग होती है। ठीक है, ये ज्ञान है, ये इंद्रिय और ये विषय है। ये विषय की चर्चा अपनी चल रही थी। विषय में भी शुद्ध है और इधर ज्ञान में भी शुद्ध है। तो शुद्ध ज्ञान हुआ है मन पूर्वक। किसको जाना? मन के विषयों को शुद्ध कहते हैं। जो विषय हो मन में। अब मन में विषय क्या हो सकते हैं? कोई भी विषय हो सकता है। ये पूरे विषय इस मन में आ सकते हैं। शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से शुद्ध ज्ञान विषयक जो अर्थ है, जो पदार्थ है, शुद्ध ज्ञान का जो, जिस ज्ञान को शुद्ध ज्ञान जिस पदार्थ को विषय कर रहा है उसको शुद्ध कहते हैं। एक बार फिर से मतलब शुद्ध बोल किसको रहे हैं? ये शुद्ध ज्ञान है, ये शुद्ध, ये ज्ञान है और ये विषय है। ठीक है, विषय को भी शुद्ध कहते हैं। कौन से विषय को? जो शुद्ध ज्ञान जिस विषयों को जानता है, क्योंकि एक निश्चित विषय तो नहीं है मन का। स्पर्श जिसको जानता है स्पर्शम कहा आपने, रसना जिसको जानती है रस कहा उसको अपन ने। ठीक है, उसका कोई विषय विचार को यहाँ पे शुद्ध वर्ड यूज करते हैं, विचार के लिए मन का विषय। तो मन के द्वारा, मन जिस किसी को भी विषय बनाता है, आप विचार करें, मन जिस किसी को भी विषय बनाता है उसको शुद्ध कहते हैं। अब मन, ये मन मति ज्ञान, यहां पर ये मति ज्ञान समझ में आ रहा है? मन से मति ज्ञान भी होता है, लेकिन विषय क्या होगा? विषय श्रुति ही होगा। ठीक, शुद्ध ज्ञान है तो शुद्ध ज्ञान तो मन पूर्वक, तो शुद्ध ज्ञान का जो अर्थ है वो शुद्ध है। अब यहां पर मति कैसे? तो बिना उसके, जब इंद्रियां काम कर रही, जब साथ में मन भी काम कर रहा है, तब वो शुद्ध प्राप्त हो पाए। ठीक, कुछ है और डाउट बोलो, इसमें आगे चलते हैं।
ज्ञान राष्ट्रीय और कह रहे थे, इसमें सोच रहे थे क्या, तो यानी कि अपन ने जैसे यहाँ मन शुद्ध हुआ विचार, यहाँ ये समझना है विषय क्या होते हैं, विषय ऑब्जेक्ट। हाँ, अब यहाँ जो शुद्ध है वो विचार हो गया, फिर जो नीचे वाला लाइन है उसके मति के नीचे वाला जो लाइन है ये शुद्ध ज्ञान है, वो भी विचार ही, ये ज्ञान है ये शुद्ध और ज्ञान का विषय, ज्ञान ये ज्ञान ऊपर लिखा ना, इसलिए हमने शुद्ध ज्ञान लिख देता हूँ वहां पर। चलो, शुद्ध ज्ञान का टेबल बना है उसमें। मति ज्ञान, मन का विषय हो गया विचार। अगर एक बार ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए शुद्ध को एक बार हटा दें समझने के लिए, क्योंकि शुद्ध की वजह से कंफ्यूजन। हाँ, इसको हटा दो अभी। मन का विषय हो गया विचार, मन का विषय विचार है, ठीक है। विचार से फिर से हमें ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को फिर से शुद्ध ज्ञान हो गया। सही समझ लो, मन का विषय हुआ विचार, उससे फिर हमें ज्ञान हुआ, हाँ, उसको शुद्ध ज्ञान हो गया, और उस ज्ञान से फिर मन विषय करता है, फिर तो जैसा भी करे आगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये विषय बता रहे हैं और ये ज्ञान है, विचार ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान भी आया ना, विचार ज्ञान नहीं है, विचार मतलब विचार विषय है, वितर्का श्रुतम, विचार जो है विषय है, हाँ, विचार ज्ञान नहीं है, क्या विचार ज्ञान का विषय है। क्या विचार कर रहे हो, क्योंकि विचार आया है ज्ञान में, विचार ज्ञान में आया है, यद्यपि वो ज्ञान का ही परिणामन है, लेकिन फिर भी हम विचार को किससे कह रहे हैं? विचार यानी क्या है? वो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर शुद्ध यानी विचार यानी ऑब्जेक्ट, मन का विषय को कह रहे हैं यहाँ पर। एक ऐसा फ्लो चार्ट टाइप का बनाना पड़ा है, जैसे और पहले मति, पहले ये मति के बाद मन के बाद शुद्ध, ऐसा क्या होता है? मति ज्ञान पूर्वक होता है शुद्ध ज्ञान, मति से शुद्ध, ठीक है, मति से शुद्ध होता है, शुद्ध के बाद वापस से शुद्ध भी हो सकता है। मति के बाद विचार हुआ, विचार के बाद फिर से विचार भी हो सकता है, ठीक है। ये ज्ञान है, ज्ञान चल रहा है, ज्ञान की बात कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। और शुद्ध ज्ञान में विचार ही आता है। अब मति में विषय क्या है? यहाँ पर विषय हुआ आपका, मान लो आम विषय हुआ, तो अब आम जैसे ही मति में विषय बनाया आपने, तो आपको याद आया कि कल भी खाया था, ठीक है, फिर कल खाया था, वो ज्यादा अच्छा था। और विचार से विचार चल रहे हैं आपके, शुद्ध से शुद्ध चल रहा है, फिर और जो भी चलते जाएं, जैसा भी चलते जाएं, ठीक है। लेकिन आम शब्द जैसे ही हमने कहा, तो तुमको आम शब्द सुना आपने, तो आम शब्द ये ध्वनि रूप से जो कर्ण में पड़े हैं, ये मति ज्ञान है। इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है महाराज जी, क्योंकि विचार इट्स अ सोर्स ऑफ मेनी थिंग्स, वहां से बहुत सारा चीज आ सकता है। बस ठीक है, शुद्ध से शुद्ध हो सकता है, इसलिए शुद्ध से शुद्ध होगा तो ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगा। अभी अपन देखते हैं और चलते हैं, अभी और भी इसमें करेंगे बात, छोड़ नहीं रहे, इसको समझना जरूरी है। आम अच्छा था तो आगे फिर होगा कि कल और खाऊंगा, हाँ, जो कुछ भी हो एक्सेप्ट, सब ज्ञान से आ रहा है, फिर वो शुद्ध ज्ञान होते चले ठीक है। तो सब ज्ञान से हो रहा है। हाँ, तो ये मति ज्ञान का विषय क्या है? शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? तो ये जो है ये शुद्ध कहलाता है, इसको हम कहते हैं शुद्ध। मतलब जब इंद्रियां नहीं रहेंगी, विचार में ही विचार चलते रहेगा, तो वो श्रुत में आ जाएगा, उसको श्रुत कहेंगे। क्योंकि शुद्ध ज्ञानावरण के विषयभूत अर्थ को हम शुद्ध कहते हैं।
और उसका कोई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं है। वो उसका वो विचार तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो उसमें कोई बात नहीं, कोई सिर पैर नहीं है, बेसिर पैर की। ओपन एंडेड है, वो कहीं से कहीं भी जा सकता है। दिमाग में कुछ भी हाँ। थोड़ा और इसको क्लियर करें, थोड़ा नहीं, अभी तो बहुत कुछ क्लियर हो गया। हाँ अभी तो बहुत कुछ, कल से तो बहुत कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, और अच्छा करेंगे इसको अपन शायद, थोड़ा समझाने में हमारा थोड़ा सा है ना। नहीं, ये समझ में आया जी कि इंद्रियों की लिमिटेशन है बाकी इंद्रियों की, हाँ। मन के विचार की लिमिटेशन नहीं है। हाँ, It's और यानी open-ended। मन की हेल्प से जो कुछ भी आपने विचार किया है वो सब शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान की है। श्रेणी में आता है। नहीं तो इसके महाराज से जो तीसरा नंबर पे आपने लिखा है कि शुद्ध मति ज्ञान विषयक शुद्ध के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, अब ये ये थोड़ा सा मति ज्ञान confused- मन में है ना, हम्म, ये डाउट है ना, हाँ, है ना। तो ये- अब ये मन में क्या है ना, क्योंकि देखो अपन ने मति ज्ञान की परिभाषा बनाई, ये क्या है ना, जब अपन मन इंद्रियों की हेल्प कर रहा है तब ये मन को मति ज्ञान। जब पहले आप यहाँ पर बैठे हो, यदि आपका मन यहाँ पर नहीं होता तो आप मेरी बात सुनते हुए भी नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते हैं, वो याद रहता है। नहीं हो पाता है। तो उसका मान अवग्रह मात हुआ है, मान लो आपको, हाँ। तो वो अवग्रह का होना आपका मति ज्ञान मन पूर्वक हुआ है। या ये माने महाराज जी की जो फिजिकल एक्सपीरियंस है, यानी उस टाइम पे आपका मन सपोर्टिंग रहा है, लेकिन मन का विषय क्या है, तो मन का विषय शुद्ध आएगा। तो पहला जो इनिशिएट मतलब मन से ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगा ऐसा नहीं है। मन किसको विषय कर रहा है वो शुद्ध है, ठीक है। और मन से अब अपने को मति ज्ञान भी हुआ है, मन से शुद्ध ज्ञान भी हुआ है, ठीक। ठीक। लेकिन अब मूल चीज ये है कि अब हम इसको भी क्या है ना शुद्ध कहते हैं। ये मन से मन शुद्ध को विषय करता है, तो ये भी अब एक प्रकार से शुद्ध ज्ञान ही है। वही वहाँ पर मति, लेकिन चूंकि अब मति की परिभाषा में शुद्धम मति पूर्वम कहा है, मति शुद्धम पूर्वम। क्या बोलते, मति ज्ञान में क्या है, तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम। तो इंद्रिय के निमित्त से तो अपन ने लगा लिया है, इंद्रिय के निमित्त से मति ज्ञान पे लगा लिया है। अनिंद्रिय निमित्तम कहा है ना, तो अनिंद्रिय निमित्तम वाले में कैसे बनाएंगे। तो इसमें इंद्रिय का यानी मन का निमित्त तो बना है। मैं जैसा समझ रहा हूँ महाराज जी की, जैसे शुद्ध ज्ञान चालू होने के लिए, कुछ चालू होने के लिए जो हाँ पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है वो मति ज्ञान है, इंद्रियों के बिना अपन नहीं कर सकते। हाँ फिर उसमें भले शुद्ध होता रहे। हाँ। तो जहां से अपन इंद्रियों की यूज करके विचार चालू हुआ वो मति ज्ञान फर्स्ट पॉइंट पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है। उसके बाद फिर विचार पे विचार, विचार पे विचार, वो सब चलते तो रहेगा। उस विचार के बाद जो विचार आ रहा है वो विचार देने के लिए उसके पहले का ज्ञान उसका ज्ञान हो गया, वो शुद्ध ज्ञान हो गया। ये शुद्ध ज्ञान है, ये सब ज्ञान है। जो भी विचार चल रहे हैं ना, विचार और विचार को जानने वाला, ये दोनों एक साथ है। तो शुद्ध, आप विचार को जानते हो कि नहीं, आपको विचार आया, हाँ, तो आपका विचार और विचार को जानने वाला, ये दो चीज, शुद्ध और शुद्ध ज्ञान, ये दो चीज समझो। उसका विषय भी शुद्ध हो गया और उसका ज्ञान भी शुद्ध हो अभी गया। अपन आगे इसको रहने दे, क्या आगे चले, इसको मिटा एक बार चलते हैं, इसको भी मिटाते हैं, नहीं रहने देते इसको, चलते हैं। सुनो, देखो अब समझना, शुद्ध ज्ञान और ये शुद्ध ज्ञान का ये विषय, ठीक है। अभी आपको विचार आया, विचार, इस विचार को आप जान रहे हैं ना, विचार को जिससे जान रहे हैं वो है ज्ञान। विचार भी तो जाना जा रहा है ना, ठीक है। तो विचार को जो जान रहा है वो ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान। विषय शुद्ध हो गया, ठीक है। लेकिन विचार को जानने में
मदद कौन कर रहा है यहाँ पर? ये मन। विचार को जानने के लिए इंद्रियां काम नहीं करेगी। जब भी विचार को जानोगे तो मन पूर्वक जानोगे, और वो अपने ज्ञान के शब्दों से उसको जानेगा। ठीक है। कुछ थोड़ा इसमें और डीप ड्राइव में 2-3 विषय रखे हुए हैं, लेकिन मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ अभी उसको क्या है, क्योंकि वो क्या है ना कि थोड़ा प्रमाणिक हो जाए, शास्त्र के आधार से थोड़ा बोलना अच्छा रहता है। कुछ विचार हैं हमारे तत्संबंधी, ठीक है। मति से मन से श्रुत से ज्ञान, फिर ज्ञान से फिर से श्रुत ज्ञान, ज्ञान श्रुत ज्ञान चलता रहे। ओवरऑल इतनी सी बात है, अपनी आगे पूरा से कह रहा हूँ क्या जाने नहीं जरूरत। सुनो, अब अपन आगे चल रहे हैं। ओवरऑल क्या बताना चाह रहे हैं अपन? सीधा सीधा यहाँ पर बात चल रही है। मतलब विषय जब मन का रहेगा तो श्रुत कहलाएगा, और श्रुत ज्ञान से ही हम अब शुद्ध ज्ञान विषयक अर्थ इसको कहते हैं शुद्ध। शुद्ध ज्ञान का जो भी विषय बनता है वो सब शुद्ध कहलाता है, ठीक है। अब अपन चल रहे थे कि एक इंद्री को शुद्ध ज्ञान होता है कि नहीं होता है, 2 इंद्री को होता है कि नहीं होता है, तो उन सब में शुद्ध ज्ञान होता है, ठीक है। ज्ञान होता है। अब इस अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ में। और ये चलता रहेगा, ये ज्ञान इनके साथ हमेशा रहेगा, रहता है हर एक जीव के साथ। उनका वो विषय करने पा रहे कि नहीं पा रहे, वो उनकी इंद्रिय को। हाँ, अब यहाँ इसके लिए अपने को मन चाहिए, हेल्प। इसलिए मन की हेल्प से ये जाना जाएगा। यानी मन किसको विषय करेगा? तो इसी को विषय करेगा। विषय करने को अपन एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। हाँ, अनुभवन करो एक प्रकार से। यानी मन का जो विषय है, क्या उनके वो टेप रिकॉर्डर में चला गया, वो चल सकता है कि नहीं चल सकता, वो उनके इंद्रियों पर डिपेंड करता है। अभी एक और थोड़ा करते हैं इसको साथ में। विषय जब ये एक इंद्री जीव, जिसको शुद्ध ज्ञान हमारा जीव, जब वो पंच इंद्री बनेगा तो फिर इस शुद्ध ज्ञान का एक्सपीरियंस करने पाएगा। ज्ञाता साधनों के द्वारा विषय को जानता है, ठीक है। ज्ञाता में साधन ज्ञान विषय में जो भी ले लो, क्या इंद्रिय के विषय लेंगे या अन्य विषय? इंद्रियों का लेंगे तो फिर वो मति में चलेगा, मति में। हाँ, अब इंद्रियों की कौन सा जो विषय होगा, तो अब यहाँ पर विषय क्या है? यदि विषय शुद्ध है तो यहाँ पर ज्ञान शुद्ध ज्ञान आ जाएगा। यहाँ पर विषय क्या है? उस पर निर्भर ठीक है, विषय रंग है हमारा, मति ज्ञान, वो मति ज्ञान होगा। विषय रस है। नहीं, इंद्रियां साथ रहेंगी तब ना मति में जाएगा। हाँ, ज्ञान से हाँ। आपको सोचे तो साधन ज्ञान है, साधन ज्ञान में अदर साधन 2 है इसमें। अब ज्ञान साधन एक अंतरंग और बाह्य। बाहर जब हो जाएगा, बाह्य में इंद्रियां और मन। अंतरंग है तो फिर शुद्ध होगा। और अंतरंग साधन वो ज्ञान स्वयं 6 उपसम। तो फिर वो शुद्ध हो गया, अंतरंग है तो अगर
ठीक है। अंतरंग में दोनों भी आएंगे, मति शुद्ध दोनों भी आएंगे, अंतरंग साधन दोनों का शुभ समय आएगा। अच्छा, ये बाहर के ऐसे मत दो आप अभी यहाँ पर दूसरे तरीके से चल रहे हैं विषय साधन और ये विषय। तो अब हम कह रहे हैं जो विषय है ना, ये विषय श्रुत है। साधन क्या है? इस श्रुत को जानने का साधन क्या है? तो मन प्लस शुद्ध ज्ञान दिखता हुआ। मन से यदि साधन अगर मन है तो विषय श्रुत होगा, ठीक से। ठीक है, अब यहीं पे कर दो ज्ञान प्लस इंद्रिय। मति ज्ञान वो विषय है। ज्ञान और मन शुद्ध हो गया, ज्ञान और मति हो गई। थोड़ा और इसको ठीक करेंगे। जैसे एक इंद्री है, जैसे जड़ है, हाँ। पेड़ की जड़ है, वो रिएक्शन तो नहीं देती लेकिन वो सूंघ लेती है खाना का खाना, हाँ, वो वहीं जाएगी, वही जाती है, उसके पेड़ भी जाती है। वहीं इसलिए हम कहते हैं ना, एक इंद्री को भी दो ज्ञान होते हैं, मति शुद्ध। तो वो भी विचार तो कर ही रहा है ना। तो विचार इन द सेंस यहाँ पर फिर क्या है ना, अब उनको हिताहित का विचार नहीं होता है, सामान्य विचार होते हैं। क्योंकि चींटियां जो है, पानी आता है बहता है, पानी से टकराती देखती है, फिर मुड़ जाती है, रास्ता बदल लेती है। ठीक है, तो अपने वो ना तो क्योंकि शुद्ध ज्ञान है उसके पास, जड़े भागती है सब क्या, उसके पास शुद्ध ज्ञान है, लेकिन मन नहीं है। तो मन ने, इसलिए हम कल कहा था हमने एक बार कि अपने आत्म कल्याण की कार्य, ये हित अभिहित की बात, तो वो मन के बिना नहीं होंगे। भोगों की बात तो हो सकती है, लेकिन मन के क्या लिए अपने विचार जो सुधारने के लिए, हाँ, अपने सही समझने के लिए, प्रोग्रेस में। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रकार से शुद्ध, कुशुद्ध है उसके पास, शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो उस अर्थ में लेना है, वो वही कह रहा था मैं। अभी कुछ बाकी है, उसको शुद्ध ज्ञान हुआ, उसको मति ज्ञान हुआ। मति ज्ञान जो उसको हो रहा है, वो जब वो पंचेंद्रिय होगा तो वो फिर उस ज्ञान को कभी एक्सपीरियंस करने पाएगा जो क्या अवधि ज्ञान होने के बाद, या जैसे अच्छा नहीं, संभव नहीं होना। पहले का अगर उनको पर्याय आ रहा है, एक इंद्रिय में कर्म फल चेतना पाई जाती है, यानी वो जो सेंस करेंगे कर्म फल, वो जो भी फल आ रहा है, जैसे कोई कुल्हाड़ी मार रहा है, तत्जन्य जो उनका वेदन है वो करेंगे, कर्म चेतना नहीं करेंगे उस टाइम कि मैं प्रतिकार कर लूँ या कुछ और, वो नहीं करते। जिनागम ये कहते हैं। तो शुद्ध जो है इनका, तो हम पहले पर्याय में क्या थे, वो ज्ञान होने के बाद भी हम उस अनुभव होने पर ज्ञान में ला सकते हैं। वो जो पर्याय का अनुभव है ना, उस समय में एट दैट टाइम आपका परिणमन उस पर्याय रूप से है, ज्ञान का परिणमन उस रूप से है, तो आप उसी समय का अनुभव करोगे। ठीक है, आप पिछला अनुभव नहीं कर रहे हो, आप पिछला स्मरण में आता है, आपको अनुभव नहीं आता। नहीं आ पाएगा कभी। अनुभव तो वर्तमान में ही मात्र रहता है। ठीक है, आपने कल खाया था, भोजन किया था, तो आपको अच्छा लगा था, तो वो अच्छा अभी आप भी महसूस करते हो, अभी भी अच्छा लग रहा है उस कारण से, लेकिन वो जो अच्छा लग रहा है वो आपको स्मृति के कारण से लग रहा है। अनुभव नहीं, आपकी कल का वो अनुभव का धारणा आपके साथ में है, वो आपको स्मरण है आपको, तो वो स्मरण हमको क्या करता है, वापस एनर्जी देता है। थोड़ा भी इसमें और रह गया, बाकी है इसका, थोड़ा कुछ समझ के चलना अभी बाकी है अपने पास। तो शुद्ध ज्ञान विषय अर्थ को, यानी इसको शुद्ध कहते हैं हम। शुद्ध किसको कहते हैं? शुद्ध का मतलब क्या है? तो शुद्ध ज्ञान में जो भी विषय बनेगा वो सब शुद्ध की श्रेणी में आएगा।
इसको हम कहेंगे शुद्ध। और यहाँ पर ये सूत्र में यही बता रहा है कि मन का विषय क्या है। जैसे हमने स्पर्श का विषय कहा, स्पर्श का विषय कहा 8 विषय है, रसना के कहे रस के 5 विषय है, गंध के कहे 2 विषय हैं, हाँ, तो स्पर्श रस गंध वर्ण के कहे, ठीक है, रूप यानी चक्षु इंद्रिय के चक्षु इंद्रिय के 5 विषय है, और कर्ण इंद्रिय के आपके 7 विषय है। ऐसे मन है एक, तो मन का विषय क्या है, तो मन का विषय शुद्ध है। ठीक, ऐसे देखो अब स्पर्श किसको जानता है, ठंडा को जानता है। रस किसको जानता है, खट्टे को जानता है। गंध किसको जानता है, सुगंध को जानता है। चक्षु किसको जानता है, सफेद को जानता है। कर्ण किसको जानता है, सारे गांवों को जानता है। ऐसे मन किसको जानता है, शुद्ध को जानता है। ये कौन सा ज्ञान है, अभी ये बात नहीं कर रहे। ज्ञान कौन सा है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ मति ज्ञान भी बन जाएगा, शुद्ध ज्ञान भी बन जाएगा। यहाँ भी मति शुद्ध बन जाएगा, यहाँ भी मति शुद्ध बन जाएगा, यहाँ भी मति शुद्ध बन जाएगा, यहाँ भी मति शुद्ध बन जाएगा। मति शुद्ध ज्ञान ज्ञान चलेगा, मति शुद्ध ज्ञान, रस को मति शुद्ध ज्ञान, गंध को मति शुद्ध ज्ञान, चक्षु को मति शुद्ध ज्ञान, कर्ण को मति शुद्ध ज्ञान, मन के द्वारा शुद्ध को जानता है। ठीक है, क्या लीला है मन की। अभी थोड़ा सा हमको सेटिस्फेक्शन कम है थोड़ा अभी, हाँ, ठीक है, और कोशिश करेंगे हम इसके लिए। तो अपन एक इंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं। तो पृथ्वी आदि वनस्पति पर्यंत स्थावर एक स्पर्श इंद्रिय ही होती है, ठीक है। एक ही अपन ने यहाँ पर चर्चा की थी, कहाँ तक पढ़ा था, शंका में आए थे। अब यहाँ कोई कहता है शंका, अवशिष्ट कोई भी एक इंद्रिय के होने पर का प्रसंग आएगा। आपने कहा कि वनस्पत्यंता नाम एकम, तो एकम कहा तो आपने हम कोई भी लगा ले, वनस्पति पर्यंत, रस लगा लें, मतलब घ्राण लगा ले, 5 में से कोई भी एक इंद्रिय लगा लें उसको अपन, ऐसा प्रसंग आता है। तो यहाँ अभी कहते हैं पृथ्वी आदि वनस्पति पर्यंत जीव के स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रिय का प्रसंग आएगा, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय की विशेषता नहीं है। यह कोई विशेषता नहीं है कि यह एक इंद्रिय होनी चाहिए। इसमें तो एक शब्द केवल संख्यावाची है। सूत्र में लिखा वनस्पत्यंता नाम एकम, पेड़ है ना, पेड़, जीव है क्या, जीव, बोलो जल्दी, जीव है क्या, जीव, जीव है। तुम बैठे हो पृथ्वी, वो जीव है क्या, जीव, जीव है। तुम पानी पीकर आए हो, ये लोग गिलाई से पानी पीकर आए हैं उपवास करने के बाद में, तो पानी जीव है कि अजीब, जीव है। अग्नि जीव है क्या, जीव, अग्नि जीव है। तो इन सब में एक इंद्रिय है बोल रहे हैं, ये सब एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय कौन सी लगाएं, तो ये कह रहे हैं कि कोई भी, आपने शब्द कहा एक शब्द संख्यावाची है, एक शब्द से क्या लगना चाहिए, तो बताया था ना, अभी बताएंगे, अभी बता, ठीक है। साता अच्छे से हुए उपास, हाँ, वाह बढ़िया, 10 उपास करके यहाँ आए। शास्त्री की माता जी का अच्छा चल रहा है, हाँ, उपवास करते रहते हैं ना, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, एक रात चंद्रायण व्रत, अच्छा।
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आया प्रश्न समझ में आया, शंका समझ में आई पहले। एक शब्द जो है संख्यावाची है तो आपको एक इंद्री, इसमें कोई इंद्री का प्रसंग आता है तो उत्तर कहते हैं। अब सुनो, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक शब्द प्रथमता का वाचक होने से उसमें स्पर्श इंद्री का ज्ञान हो जाता है। हम संख्यावाची नहीं कह रहे, एक शब्द प्रथमता का वाचक है। प्रथम जो है पहला, पहला है ना। तो स्पर्श इंद्री के ग्रहण नहीं करने से कोई भी एक इंद्री का ग्रहण हो सकता है, यह बात नहीं है, क्योंकि एक शब्द का अर्थ प्रथमता का वाचक है। इसलिए इस सूत्र में स्पर्श इंद्री का ज्ञान होता है। जैसे लोक में एक गोत्र कहने से प्रथम गोत्र यह अर्थ होता है, ये एक गोत्री है, एक गोत्र। हाँ, इनमें इंद्रिया जो अभी पृथ्वी जल अग्नि होता है, कौन सी इंद्री रहती है इनमें? इसमें स्पर्श इंद्री है। पांचों में। हाँ, ये बताया। ठीक है, तो अब इस इंद्रियों की अब आगे चलते हैं। आया, ठीक है, प्रश्न था एक का, आपने वनस्पत्यंता नाम एकम कहा था, तो एकम से हम एक समझ ले कोई भी इंद्री। ठीक है, वो तो सूत्र की व्याख्या तो करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग अर्थ का क्या होगा फिर बाद में। तो इसलिए यहाँ पर व्याख्या की उन्होंने। तो एक शब्द जो है यहाँ पर प्रथमता का वाचक है। अब इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण कहते हैं, इंद्रियां कैसे उत्पन्न होती है उसका कारण। तो वीर्यांतराय और स्पर्श इंद्रियावरण का क्षोभम शरीर आंगोपांग नाम कर्म और एक इंद्री जाति का उदय होने पर एक स्पर्श इंद्री होती है। एक काम दिखता है, एक चीज दिखती है, उसके पीछे कितने सारे फैक्टर्स रहते हैं, कितने सारे कारण रहते हैं, तब काम होता है। आपने कह दिया एक स्पर्श इंद्री है, तो मात्र स्पर्श इंद्री से क्या, तो यहाँ पर चलो अब पहले उसको जानने की शक्ति होना चाहिए। तो वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम, ठीक, ठंडा गर्म आदि जानने की शक्ति है कि नहीं है पेड़ में, तो उसका उसमें भी अब कोई ज़्यादा सेंस कर पाता है, कोई कम सेंस कर पाता है। तो कैसे, तो उनका वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम, इंद्रियां तो सबके पास एक इंद्री है, लेकिन उसके बाद में उनका क्षोभम भी क्या है, अलग अलग है। किसका, वीर्यांतराय कर्म का। और स्पर्श इंद्रियावरण कर्म का क्षोभम, उसमें भी अंतर आता है। ठीक है, ये क्या है सब, ये क्षौपशमिक ज्ञान के 18 भेद अपन ने किए थे, तो ये क्षौपशमिक ज्ञान के अंतर्गत ही इसी को लेना। तो स्पर्श इंद्रियावरण कर्म का क्षोभम ऐसे लगा कर लेना। ठीक है, तो वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम, स्पर्श इंद्रियावरण कर्म का क्षोभम और शरीर आंगोपांग नाम कर्म, क्योंकि शरीर आंगोपांग भी जरूरी है। शरीर की रचना हुई है, शरीर की रचना नाम कर्म से हुई है, उस नाम कर्म में भी अंगोपांग नाम कर्म है, उससे अंग और उपांग बने। तो अंगोपांग नाम कर्म है, और इसके अलावा एक इंद्री जाति नाम कर्म, उनका एक इंद्री जाति नाम कर्म का उदय है। तो ये सब मिलकर एक स्पर्श इंद्री का कार्य होता है, उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जानना। शेष इंद्रियों के स्वामित्व को कहते हैं। अब स्पर्श इंद्री को कह दिया, अब शेष इंद्रियों को कह रहे हैं, कहते हैं कि कृमि पिपलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानि। कृमि पिपलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानि। कृमि, पिपलिका, भ्रमर और मनुष्य के क्रमशः एक एक इंद्रियां बढ़ती गई है। एक इंद्री बता दी आपने को, अब 2, 3, 4, 5 इंद्री बता रहे हैं। तो एक एक दृष्टांत के रूप में यहाँ पर एक एक कह दिया। कृमि, कृमि जानते हो पेट में होती है कृमि, और ये जो लट आदि चलते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, जिनके पैर नहीं होते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं, ठीक है, वो सब क्या हैं, वो 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। पानी में भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, वृक्ष में भी होते हैं, अन्य जगह में भी होते हैं। जो बिना पैर वाले होते हैं, जो छाती के बल रेंग कर घसीट कर चलने वाले, ऐसे जिनकी 2 इंद्रिय कहलाती है, वो कृमि आदि। ठीक, पिपीलिका यानी चींटी, चींटी हो गई, तिलुड़ा हो गया, और जो भी सूक्ष्म जीव, जूं, लीख, ये सब क्या है, 3 इंद्रिय जीव है। और भ्रमर, भ्रमर की जाति के, मक्खी, मच्छर, टिड्डा,
भौरा, ये सब 4 इंद्रिय। और मनुष्य कितना इंद्रिय? 5 इंद्रिय। और अंधा मनुष्य है तो भी 5 अंधा मनुष्य, अरे जिसके आंख नहीं है, जन्म से नहीं है, तो मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं। ठीक है, आंख नहीं है इन द सेंस ये उपकरण खराब है या अन्य कोई बात है, लेकिन वो मनुष्य जो है पंचेंद्री, उसके पंचेंद्री नाम कर्म का उदय है, पंचेंद्री जाति नाम कर्म का उदय है। ठीक, बाहर आंख नहीं है, फिर भी रेटिना है अंदर। रेटिना भी मत हो भले, ठीक है, ये सब चीजें भी भले उसकी अस्त व्यस्त नहीं हो जैसी हो, ठीक, तो भी क्या है, वो मनुष्य पना ही उसका पंचेंद्री जाति नाम कर्म का उदय है। उसका मनुष्य जाति, मनुष्य पंचेंद्री ही होते हैं। ठीक है, मनुष्य संगी ही होते हैं, मन वाले ही होते हैं, बिना मन के नहीं होते। पागल भी हो, पागल भी क्यों ना हो, वो क्या है, वो मन से सहित है, मन वाला है, समनस्क है। तो इस तरह जानना। आकाश भी आया, ठीक। तो एकैकम यह बीप्सार्थक है। अब टीका पढ़ रहे हैं, इसमें सूत्र में कहा एकैक वृद्धानी, तो एकैक शब्द कह रहे हैं ये बीप्सार्थक है। बीप्सार्थक है, कोई चीज बार बार में बोलनी होती है, तो इसके लिए भी बोलना है, इसके लिए भी बोलना है, इसके लिए भी बोलना है, एक के बाद बढ़ाने के अर्थ में, बार बार के अर्थ में, तो उसको बीप्सा कहते हैं। तो एक एक यह पद है, बीप्सार्थक जानना चाहिए। सभी इंद्रियों की अपेक्षा बहुत्व का निर्देश है। ठीक, वृद्धानी, वृद्धानी शब्द कहा तो सभी इंद्रियों के कारण से इसमें बहुवचन प्रयोग किया, तो बहुत्व का निर्देश किया। एक एक वृद्धि जिनकी है उनको एक एक वृद्धानी कहते हैं। उसमें वृद्धि पूर्व की है कि उत्तर की, ऐसा संदेह है, इसलिए असंदिग्धता के लिए स्पर्श से एक एक वृद्धि होती है, ऐसा स्पर्शन विशेषण होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप कहो एक एक वृद्धि होती है, एक एक वृद्धि होती है, तो कहाँ से होती है एक एक वृद्धि? आपने स्पर्शन शब्द प्रयोग नहीं किया, तो आपको स्पर्शन शब्द प्रयोग करना चाहिए था इस सूत्र में। ठीक है, शंका करके नहीं थी, लेकिन कह दिया डायरेक्ट से। क्या आया बात समझ में? आपने ये तो कहा नहीं एक एक वृद्धि करो कहा, लेकिन कहाँ से करे एक एक वृद्धि? तो स्पर्शन शब्द आपको प्रयोग करना चाहिए था इसमें, क्योंकि इसमें तो कहा नहीं आपने, इसमें तो इतना कहा कृमि पिपल का भ्रमर मनुष्य दीना में एकैक वृद्धानी। तो अभी अब कहेंगे, अभी देखना कैसे कहते हैं। तो ऐसा कहना उचित नहीं है। आपने जो कहा कि स्पर्शन शब्द प्रयोग करो, तो ये आपका कहना उचित नहीं है, क्योंकि पूर्व में कथित स्पर्श का यह अनुवर्तन करना चाहिए। अपन ने कहा पृथ्वी वनस्पत्यंता नाम एकम, तो एकम है उसमें सूत्र में, फिर उसके बाद ये दूसरा सूत्र है, तो वहां से इसको लेकर आओ, इसमें कनेक्ट करो। क्या है, जिससे संदेह नहीं हो सकता, स्पर्शन का अनुवर्तन करके क्रमशः एक एक इंद्रियों की वृद्धि विवक्षित है। वह कैसे है, तो ये आगे कहते हैं। ठीक, वाक्यांतर का उपलब्ध होने से इस निबंध स्थान वाक्य से वाक्यांतर के उपलब्ध होता है, अर्थात जो वाक्य निर्णय प्राय रहता है उसके साथ दूसरे शब्द का संयोग हो जाता है। जैसे अक्ष शब्द अनेक वाक्यों में आता है। अक्ष भोजन अर्थ में है, अक्ष यानी भोजन, सेवन अर्थ में है, खेलने के अर्थ में है। इस वाक्यांतर का संयोग किया जाता है। उसी प्रकार इस सूत्र में रसना अधिक स्पर्शन, कृमि आदि के स्पर्शन रसना, घ्राण अधिक पिपीलिका आदि के, चक्षु अधिक स्पर्शन रसना घ्राण, भ्रमर आदि के, और श्रोत अधिक मनुष्य आदि के इंद्रियां होती है। मतलब वो एक एक करके आप ऐसे लगा लो इस तरह से, क्योंकि वाक्य विन्यास अपन ने वो वाक्य से इसको अलग किया है, तो इसलिए उसमें से लेकर एक एक इसमें वृद्धि करते हुए अर्थ करना चाहिए। ये व्याकरण संबंधी चर्चा यहाँ पर चल रही है, जो अपन ने सूत्र कहा है। हाँ, वाह। तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की
तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं। अब आदि शब्द प्रकार में तथा व्यवस्था में है, आराम से, ठीक है। वाक्यांतर का आदि शब्द प्रकार में तथा व्यवस्था में है। आदि शब्द प्रकार में और व्यवस्था अर्थ में आगम में निरूपित किया गया है, परंतु इस सूत्र में प्रकार अर्थ में आदि शब्द अपेक्षित नहीं है, जैसे कृमि प्रकार इति, परंतु व्यवस्था अर्थ में विवक्षित है, जो आगम में अपेक्षित है वही अर्थ लिया जाता है। आदि शब्द, हाँ ये चेंज हो गया, अच्छा, बॉर्डर चेंज हो गई इसकी। ठीक, ये भी चेंज हो गया। देखिए, चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री ऋषिकेश सागर जी महाराज विचित्र मदन गीतों निर्मलम निर्विकारम। फोन चेंज कर वही अच्छा लगा अपना पहले सिंपल वाला फोन, ये गड़बड़ लग रहा है। इसमें क्लियरिटी कम आई। हाँ, उसमें क्लियरिटी था। उसने वो बनाया है ना, और ये जो चर्च का आभा मंडल बनाया है ये इसमें ज़्यादा अच्छा ये है। यहाँ से पहले दूसरा था इसमें। नहीं इधर ये ठीक है, ये अच्छा लगा। लगा। इधर वाले का जरा से करना, इसमें भी करना पड़ेगा। क्या फोटो ले, इसको ऐसे पकड़ के फोटो लगाना है। लाइट लगा कर देखो, सादा है। तो इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए अपने को, ठीक है। आदि शब्द जो है वो प्रकार अर्थ में ना करके व्यवस्था अर्थ में यहाँ पर समझो। आगम में जो अर्थ है वही यहाँ पर लेना है। और एक थोड़ा सा पढ़ के पूरा कर देते हैं। रसना आदि इंद्रियों की उत्पत्ति स्पर्श इंद्रिय के समान उत्तरोत्तर सर्वघातीय स्पर्धकों की, अब देखो ये बता रहे हैं, सर्वघातीय स्पर्धकों के उदय से समझ लेनी चाहिए। द्विभेद वाली संसारियों में इंद्रियों के भेद से 5 प्रकार के हैं। उन 5 प्रकार के इंद्रियों में पंचेंद्रिय के भेद नहीं कहे हैं, उनका भेद कहने के लिए सूत्र कहते हैं। अब यहाँ पर पंचेंद्रिय के भेदों की चर्चा आगे कहेंगे। और यहाँ पर उत्तरोत्तर क्या लगा लेना चाहिए, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय लगा लेना चाहिए। यानी जो स्पर्शन इंद्रिय जीव है, जिसके पास एक स्पर्शन इंद्रिय है, उसके पास शेष इंद्रियों का क्या है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण से इंद्रियां उसके पास नहीं, वो इंद्रियों का क्षोभसम उसके पास में नहीं है, ठीक है। 2 इंद्रिय है तो शेष इंद्रियों का लगा लेना चाहिए, 3 इंद्रिय है तो शेष इंद्रिय का लगा लेना चाहिए। तो इस तरह पंचेंद्रिय के लिए अब आगे का सूत्र कहेंगे, पंचेंद्रिय के भेदों को यहाँ पर कहेंगे, ठीक। मन और अमन की, मन के लिए और चर्चा करेंगे अपन, ठीक। बाकी है नमो